हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। जानेंगे इनके 8 स्तरीय जो इन्होंने 8 अवस्थाएं बताए हैं मनुष्य के बारे में, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एरिक्सन कौन थे। तो ये एक अमेरिकी विकास मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषक थे जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था और ये अपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूरा जो जीवन है वो विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है। इनका मानना था कि जो जीवन का विकास है वो निम्नलिखित 8 चरणों से होकर गुजरता है, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। और एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होता है। समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है उसका उतना ही अधिक विकास होता है। कहने का आशय ये है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में जब मनुष्य का जन्म होता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवस्थाएं होती है उनमें जो उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉजिटिव चीज़ें भी हमारे पास आती है और नेगेटिव चीज़ भी आती हैं। तो इन दोनों में संतुलन होना आवश्यक है। नेगेटिव चीज़ नेगेटिव ही नहीं होता है और पॉजिटिव चीज़ हमेशा हमारे लिए अच्छा ही नहीं होता है। तो इन दोनों में तालमेल होना बहुत आवश्यक है, ऐसा एरिक्सन का मानना है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के जो मॉडल हैं उसका बहुत महत्व है। यह सिद्धांत बाल विकास के साथ साथ प्रौढ़ों के विकास में भी सहायक है। एरिक्सन ने सर्वप्रथम 8 स्तरीय मानव विकास का सिद्धांत 1950 में अपनी पुस्तक बाल्यकाल और समाज यानी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के नाम से जो पुस्तक है वो प्रकाशित किया और अध्याय का नाम रखा मनुष्य की 8 आयु। तो इनके मॉडल यानी प्रतिमान को जीव मनोसामाजिक सिद्धांत यानी बायोसाइकोसोशियल थ्योरी, एरिक्सन का मानव विकास का चक्र, एरिक्सन इज ह्यूमन डेवलपमेंट साइकिल, इन सभी का जो संबंध है, ये कुछ इनके पुस्तकों का नाम है। तो इन सभी का जो संबंध है वो मानव की 8 अवस्थाओं से है। मनोसामाजिक शब्द एरिक्सन का प्रयोग किया गया शब्द है, तो इन्होंने ही सबसे पहले मनोसामाजिक शब्द का प्रयोग किया था। एरिक्सन का मानना था कि मनोसामाजिक सिद्धांत विकास में मनुष्य की जैविकीय रूप से यानी जेनेटिकली स्वरूप प्रदान करता है और यही सभी व्यक्तियों में होता है। यानी कि जो मनोसामाजिक सिद्धांत है ये मनुष्य की जैविकीय रूप यानी जेनेटिकली स्वरूप प्रदान करता है और यह सभी व्यक्तियों में होता है। तो फ्राइड से ये काफ़ी ज़्यादा जो थे वो प्रभावित थे। तो फ्राइड के भांति ही एरिक्सन ने भी इस बात पर बल दिया कि व्यक्तित्व और व्यवहार जन्म के बाद ना कि जन्म से पहले किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। यानी कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो जन्म के बाद ही किसी भी चीज़ से प्रभावित होती है। तो सिद्धांत का केंद्र बिंदु यह है, इस सिद्धांत का केंद्र बिंदु यह है कि मानव के व्यक्तित्व का विकास कई पूर्व निश्चित अवस्थाओं जो कि सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है, से होकर होता है और जिस प्रक्रिया द्वारा ये अवस्थाएं विकसित होती है वह विशेष नियम द्वारा नियंत्रित होती है। तो इस नियम को पश्चजात यानी एपिजेनेटिक प्रिंसिपल कहा जाता है। तो इसमें हम बाकी चीज़ें समझेंगे, इनकी 8 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो फर्स्ट अवस्था है वो है विश्वास बनाम अविश्वास यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो यह एरिक्सन का पहला मनोसामाजिक चरण है जिसका जीवन के पहले वर्ष में अनुभव किया जाता है। यानी कि जो इसमें बच्चे की आयु होती है वो होती है 0 से लेके लगभग 2 वर्ष तक की और बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है जो उनमें विश्वास का भाव यानी ट्रस्ट का भाव विकसित करता है। जब माता पिता बच्चों को रोते बिलखते व चिल्लाते छोड़ जाते हैं तो उनमें अविश्वास यानी मिसट्रस्ट की भावना विकसित हो जाती है। तो विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, कम से कम डर, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता जैसी स्थितियों की आवश्यकता होती है। बचपन में विश्वास के अनुभव से ही संसार के बारे में अच्छे और सकारात्मक विचार जो है
वो आते हैं, जैसे संसार के रहने के लिए एक अच्छी जगह है, ऐसा उसके अंदर विश्वास आता है। इसके अलावा जब बच्चा विश्वास की स्थिति में होता है तो उसके जो व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो एक स्वस्थ व्यक्तित्व के रूप में होता है और इसी उम्र में इस व्यक्तित्व के निर्माण की नींव पड़ जाती है। इसके अलावा क्या होता है, जब बच्चा मिसट्रस्ट की स्थिति में होता है यानी अविश्वास की स्थिति में होता है तो इसके विपरीत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे की उचित तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं, जैसे रोते बिलखते छोड़ देते हैं, उनको समय पर फीडिंग नहीं करवाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है यानी अविश्वास पैदा हो जाता है। तो इसके कारण जो है उसके अंदर डर देखने को मिलता है, वो डरने लगता है, संदेह करने लगता है लोगों से, चीज़ों से, और आशंकाएं जो है उसके अंदर विकसित हो जाती है और इससे क्या होता है उसके अस्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। तो एरिक्सन का मानना था कि शिशुओं के व्यक्तित्व के विकास में विश्वास और अविश्वास के में एक अनुकूल अनुपात यानी फेवरेबल रेशो का होना अनिवार्य है। इन दोनों का होना हमारे जीवन में आवश्यक है, पर इन दोनों में तालमेल होना भी उतना ही जरूरी है। इनका कहना था कि अनुकूल अनुपात होना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि वातावरण के साथ प्रभावकारी समायोजन के लिए किसी चीज़ या व्यक्ति पर विश्वास न करना सीखना उतना ही आवश्यक है जितना किसी चीज़ पर, व्यक्ति पर विश्वास करना सीखना। तो इनके हिसाब से जो दोनों चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन दोनों का होना हमारे जीवन में आवश्यक है और दोनों में क्या होना चाहिए, एक अनुकूल अनुपात होना चाहिए। तो जब बच्चा विश्वास बनाम अविश्वास के संघर्ष या द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट से जो है उसमें समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है, इन दोनों के बीच जो है वो समाधान कर लेता है, तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति जो है कि उत्पत्ति होती है, यानी आप कह सकते हैं कि साइको सोशल स्ट्रेंथ की उत्पत्ति होती है उसके अंदर, जब वो इन दोनों चीज़ों में एक समाधान निकाल लेता है और उसे हम जानते हैं होप के नाम से यानी आशा के नाम से। अब होप क्या होता है? होप से अभिप्राय है एक ऐसी मनोसामाजिक शक्ति जिनकी सहायता से बच्चे अपने सांस्कृतिक वातावरण तथा अपने अस्तित्व को अर्थपूर्ण ढंग से समझने लगता है। तो इस तरह से जो है बच्चों में विश्वास बनाम अविश्वास की जो स्थिति होती है तो वह किस तरह से इनमें तालमेल कर पाता है, इस तरह से हमने देखा कि ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एक बच्चे के लिए। तो कई बार हमने देखा भी होगा, आप सब में से भी देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो अगर वो अपने मम्मी के पास है और कोई आंटी या कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको उस बच्चे को बोलता है कि आ जाओ मेरे पास, तो बच्चे को आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुशी खुशी चले जाते हैं किसी के पास भी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मम्मी से चिपक जाते हैं कि मतलब उनको वो जाना नहीं चाहते हैं कि दूसरे व्यक्तियों के पास। तो इससे यह पता चलता है कि अगर बच्चा नहीं जाना चाह रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं अविश्वास की जो है स्थिति बनी हुई है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है उसका जिसके कारण वो दूसरों पे भरोसा नहीं कर पा रहा है और उसके पास जा नहीं रहा है। इसके विपरीत अगर बच्चा दूसरे के पास चला जाता है तो यह ऐसी स्थिति को दर्शाता है कि बच्चा का जो एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा रहा है, अनुभव रहा है और विश्वसनीय रहा है, जिसके कारण वो दूसरे लोगों के पास चला जाता है। तो ये जो था वो फर्स्ट स्टेज था। सेकेंड स्टेज को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज है वो है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता और संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब बच्चा आस्था और विश्वास का भाव विकसित कर लेता है तो उसमें स्वतंत्रता एवं आत्मनियंत्रण, जो ऑटोनॉमी एंड सेल्फ कंट्रोल है, ऐसे गुण उसके अंदर जो है वो विकसित हो जाते हैं। और इससे पहले की अवस्था में बच्चे जो है वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो सेकंड स्टेज में आते हैं तो उसमें जो है वो दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते। इसके अलावा वातावरण के साथ स्वतंत्रता से अन्वेषण यानी एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं सेकंड स्टेज में आते आते। तो जो ये इस उम्र में क्या करते हैं कि अपने आप ही भोजन करना, खुद से खाना खाना, कपड़े पहनना इत्यादि जो है वो करना चाहते हैं और स्वतंत्र रूप से हर कार्य को करना चाहते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है, अगर
जो पेरेंट्स है, जो माता पिता है, वो बच्चों को साधारण कार्य करने पे भी डांट दे या उनकी क्षमताओं पर शक करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसे मत करो, तुम यहाँ मत जाओ। तो इस तरह से जब बच्चे के अंदर जो है माता पिता जो है वो डाउट करने लगते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे अपने अंदर लज्जा अनुभव करते हैं, शेम अनुभव करते हैं। और अगर बालक पर अधिक बंधन लगाया जाए कि या कठोर दंड दिया जाए, तो उनके अंदर शर्म और संदेह की भावना जो है वह पूर्ण रूप से विकसित होने लगती है। तो इसके अलावा इसमें हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से अभिप्राय माता पिता अपना नियंत्रण कायम रखते हुए जो है वो बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्यों को करने दें। उनको बार बार किसी भी छोटे छोटे कार्य को न करने के लिए टोकना नहीं चाहिए। तो बच्चों को कभी भी अत्यंत छोटा मानकर जब माता पिता उसे कोई कार्य नहीं करने देते हैं, या माता पिता स्वयं वह कार्य कर देते हैं, या माता पिता बच्चों से कुछ ऐसी उम्मीदें या एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो बच्चे की क्षमता से बाहर है, तो इन परिस्थितियों में क्या होता है कि बच्चों में शेम की भावना पैदा हो जाती है, लज्जाशीलता की भावना पैदा हो जाती है। तो जब बच्चा लज्जाशीलता की तुलना में स्वतंत्रता का अनुकूल अनुपात कायम कर लेता है, तो बच्चे में एक नई जो मनोसामाजिक शक्ति है उसकी उत्पत्ति होती है, जिसे आप कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति, विल पावर। तो यह एक ऐसी शक्ति होती है जो बच्चों को स्वतंत्र होकर अपनी रुचि या पसंद के अनुसार कार्य करने में सक्षम बनाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो स्टेजेस हैं उनको पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।